जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी। बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट पे जारी किया गया है, ठीक है, उसी का क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है, आपका 2 नंबरिया है यह। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और आपको पूरा के पूरा जो 20 क्वेश्चन है आपको यहाँ पे हम पढ़ाने जा रहे हैं और बेहतर से बेहतर आप समझ में आपको आएगा, आशा है हमको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। यानी यहाँ पे एक और है कि मानव जो भूगोल है, मानव भूगोल, इसको परिभाषित करना है, इसके परिभाषा बताना है। तो चलिए उसका हम उत्तर समझते हैं। उत्तर में दिया है कि मानव भूगोल एक विज्ञान है। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे क्या निकल रहा है कि एक विज्ञान है जो मानव समाज और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। कमाल के बात समझ लीजिए इसका एक लाइन में ये कह रहा है, जो मानव भूगोल है ये मानव समाज, ये क्या कर रहा है, ये मानव समाज और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है, जिसमें मानव का गतिविधियों, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति और पर्यावरण के बीच संबंधों का समझने का प्रयास किया जाता है। क्या चीज़ में? भूगोल में। तो समझ लीजिए यहाँ भूगोल कह रहा है ना कि मानव के बारे में, यानी जो मानव समाज है उसके बारे में और जो पर्यावरण है उसके बारे में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन्हीं के बारे में हम लोग मानव भूगोल के बारे में, जो मानव भूगोल है उसमें हम अध्ययन इसका करते हैं। किसके बारे में? मानव के बारे में, और जो पर्यावरण है इसके बारे में, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में मानव भूगोल हमको बताता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 2 समझते हैं, लेकिन समझने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है EPCC सर और फेसबुक प्रोफाइल का नाम है इम्तियाज़ खान। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो यूट्यूब है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो प्रोफाइल है फेसबुक उसको आप फॉलो कीजिए, तब तो आप लोगों को टाइम से वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन 2 कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक का नाम लिखें। यानी कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि जनसंख्या परिवर्तन समझते हैं ना, बदलाव, यानी जनसंख्या में कैसे बदलाव हो जाता है। जैसे मानिए कोई जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया, कहीं घट गया, जनसंख्या समझते हैं ना, जन मन लोग, संख्या मन संख्या, तो उसमें परिवर्तन, इसमें चेंजिंग, उसके बदलाव के बारे में बताना है। तो यह उत्तर में कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक हैं। देखिए जब एग्जाम में जाइएगा ना तो इसको हमेशा आप ब्लैक से लिखिएगा। ये जो लिखिए ना ब्लैक से, तो ये ब्लैक से लिखिएगा, या इसको ब्लैक से लिखिएगा, ये आप ब्लू से लिखिएगा, फिर ये ब्लैक से लिखिएगा, ये ब्लू से लिखिएगा। इसमें खूब बड़े ध्यान दीजिएगा आप। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक कौन कौन है? जन्म और मृत्यु और प्रवास। तो जन्म और मृत्यु समझते हैं ना, जन्म, अगर जहाँ पे ज़्यादा लोग जन्म है और लोग कम मरे तो बताइए वहाँ जनसंख्या वृद्धि होगा कि नहीं होगा। और किसी जगह पर ज़्यादा मृत्यु हो रहा है, लोग ज़्यादा मर रहा है, तो वहाँ जनसंख्या कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप चाहते हैं तो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 में जन्म लिख दीजिएगा और पॉइंट 2 में आप मृत्यु लिख दीजिएगा, तभी आपका काम चल जाएगा। दूसरा आपका लिखे है प्रवास। तो प्रवास का मतलब होता है कोई आदमी होता है एक जगह छोड़कर किसी दूसरे जगह जाकर बस जाता है, उसी को हम लोग प्रवास कहते हैं। तो मानिए किसी एरिया में ज़्यादा लोग आकर बसना शुरू कर दे तो वहाँ जनसंख्या में बदलाव हो जाएगा। या किसी स्थान से क्या कर लोग वो स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाने लगे तो वो स्थान में जनसंख्या को कम हो जाएगा। तो बताइए जनसंख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो जनसंख्या में परिवर्तन के कारण कितना हो सकता है? यहाँ पे 3 हो सकता है। आप देख सकते हैं जन्म भी हो जाएगा और मृत्यु भी हो जाएगा और प्रवास भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है यहाँ पे कि लिंगा अनुपात कैसे मापा जाता है। तो आप समझते हैं ना, लिंगा अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं कि लिंगा अनुपात कैसे मापा जाता है। तो उत्तर समझिए यहाँ पे उत्तर में दे रहा है कि लिंगा अनुपात को मापने के लिए हम प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की गणना करते हैं। आपका आंसर यहीं से समाप्त हो जाएगा। और नीचे नहीं चाहते लिखने के लिए तब छोड़ दीजिए, तब काम चल जाएगा आपका। ये क्या बोला है कि यहाँ पे प्रति 1000 व्यक्ति समझते ना, व्यक्ति में क्या? पुरुष, यानी 1000 पुरुष पर चेक किया जाएगा कि उस क्षेत्र में कितनी महिला है। इन्हीं की गणना को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। यह अनुपात हमें किसी क्षेत्र या समाज में
पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुपात के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यानी पुरुषों और महिलाओं के माने 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है, तो हमें जानकारी प्राप्त करता है। अब हम लोग समझ करता है लिंगानुपात की गणना करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। अगर मानिए लिंगानुपात पूछेगा कि लिंगानुपात क्या होता है, तो आराम से आप बता सकते हैं कि लिंगानुपात दिया है महिलाओं की संख्या अब बाटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा। चैनल का नाम क्या है मेरा EPC, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख दिया है। और फेसबुक प्रोफाइल का नाम क्या है इम्तियाज़ खान। ठीक है, फॉलो करते रहिए भाई, आप सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर समझते हैं हम लोग। 4 कहता है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। ठीक हो रहा है, मानव विकास सूचकांक यानी मानव के विकास में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सूचकांक के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो रहा है कि मानव विकास सूचकांक एक मापी प्रणाली है जो देश के मानव विकास की स्थिति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कह रहे हैं जो मानव विकास सूचकांक है ना, ये एक प्रणाली है जो देश के मानव विकास की स्थिति को, मानिए कोई देश है उसमें देश के लोग कितना आगे बढ़ रहा है कितना पीछे है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इसका सूचकांक के 3 मुख्य घटक पर आधारित है। कौन कौन है, तो पहला यहाँ पर दिया आयु की अपेक्षित दर। यह दर बताती है कि एक व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, माने ये उम्र के बारे में बताता है, व्यक्ति की आयु के बारे में। तो आयु तो बड़ी माने रखता है। दूसरा यहाँ पर शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में बताता है कि ये घटक शिक्षा के स्तर को मापता है, जैसे कि साक्षरता दर और शिक्षा में निवेश। और मानिए मानव जो विकास सूचकांक नहीं बताता है कि इस देश में कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग है, कहाँ पे कम है, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग होता है, कहाँ पे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, कहाँ पे कम है, इस सब कौन बताता है, मानव विकास सूचकांक बताता है। तीसरे में क्या करें, जीवन स्तर। यह घटक जीवन स्तर को, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक विकास, ये मानव विकास से क्या पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है और उनका आर्थिक विकास कितना है। ये क्या है, मानव विकास सूचकांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझ लेते हैं। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की नहीं 4 फसलों के नाम लिखिए। और विस्तृत वाणिज्य आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब होता है ना, वाणिज्य कृषि का मतलब हो गया, अनाज का मतलब हो गया कि जिस कृषि का हम उत्पादन व्यवसाय के लिए करते हैं यानी व्यापार के लिए करते हैं उसकी वाणिज्य हम अनाज कृषि कहते हैं। तो ये कहता है 4 इस फसलों का नाम बताना है। तो 4 फसलों का नाम कहते हो गया यहाँ पे गेहूँ, मक्का, जौ और चावल। ये विस्तृत वाणिज्य कृषि है यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। अब कच्चे मालों के आधार पर, अब इसके बारे में हमको उद्योग को वर्गीकृत करना है, अलग करना, छांटना है, बंटना है। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट में दिया है, क्या दिया यहाँ पे, खनिज आधारित उद्योग। ये उद्योग खनिज जैसे कोयला, लोहा, बक्साइट, तांबा आदि। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग। यह उद्योग कृषि उत्पादकों जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू आदि पर आधारित होती है। 3 नंबर कह रहा है वनस्पति आधारित उद्योग। ये उद्योग वनस्पतियों जैसे लकड़ी, बांस आदि। 4 नंबर यहाँ पे कह रहा है जानवरों से प्राप्त कच्चे माल आधारित उद्योग। यह उद्योग जानवरों से प्राप्त कच्चे माल जैसे ऊन, रेशम, चमड़ा आदि। ये दे दिया कच्चे माल के आधार पर उद्योग की वर्गीकृत किया गया, अलग अलग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख करें। 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख करना है। तो 4 दिया, पहले दिया है बैंकिंग और वित्तीय सेवा। ये गतिविधि वित्तीय लेन देन, बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं से संबंधित होता है। यहाँ पे दूसरा कह रहा है शिक्षा और प्रशिक्षण। ये गतिविधियाँ शिक्षा और प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित है। इसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान शामिल है। तो शिक्षा तो समझते हैं आप, प्रशिक्षण समझते हैं आप, और यहाँ पे दिया अनुसंधान। तो प्रशिक्षण में हो गया किसी को ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग देना। अनुसंधान में हो गया आपका रिसर्च करना, किस चीज़ का रिसर्च करना। 3 नंबर समझिए स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा। ठीक है, ये गतिविधियाँ स्वास्थ्य, चिकित्सा और सामाजिक सेवाओं से संबंधित है।
इसमें अस्पताल, क्लिनिक और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, इसमें कह रहा है सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं। ठीक है, मैं सरकारी और प्रशासनिक सेवा में एक गतिविधि सरकारी, प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं से संबंधित है। इसमें सरकारी कार्यालय, अदालतें और अन्य प्रशासनिक संस्था शामिल है। देखिए तेजी तेजी में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि देखिए सब मॉडल सेट है, ये कोई आप लोग सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई पार्ट नहीं पढ़ा रहे कि आप लोग डीपली समझाएंगे, उतना टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग तेजी तेजी मार दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वेज नहर किन दो निकटवर्ती पतनों को जोड़ती है। आप तो जानते हैं ना स्वेज नहर के बारे में, इकोटा उसके निकटवर्ती पतन के किन किन पतनों को जोड़ता है। तो देखिए स्वेज जो नहर है वो पोर्ट शहीद और पोर्ट स्वेज दो निकटवर्ती पतनों को यह जोड़ती है। ये नहर मिस्र में स्थित है और भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ती है। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आशा है आप लोग समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं हम लोग। 9 नंबर का रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे 9 क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, माने विश्व व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापारिक गतिविधियों को नियमित करना होता है। यानी जो भी हम लोग माने जो बिजनेस किया जाता है तो हर एक देश को जोड़ना और नियम अनुसार सबको चलाना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। वो विश्व व्यापार संगठन, मिलजुल कर क्या करना, संगठन समय तो ना, मिलजुल कर क्या करना, व्यापार करना, उसी को बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, यानी विश्व में जितना भी व्यवसाय है, व्यापार है, निर्यात आयात है, सबको बढ़ावा देना है और सबको नियमित देखना है, सबको नियम अनुसार चलाना है। क्वेश्चन 10 समझते हैं हम लोग। 10 कह रहा है कि ग्रामीणवादी वासों के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए ग्रामीण अधिवासों के 4 प्रतिरूपों, खूब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इसके बारे में कह रहा है, तो कह रहा है केंद्रीय प्रतिरूप, इसमें घर और अन्य भवन केंद्रीय बिंदु के आसपास स्थित होते हैं, जैसे कि एक चौक हो गया या मंदिर हो गया या मस्जिद हो गया। कोई भी अगर उसके पास रहता है तो वहाँ पे लोग क्या करना है, बसने के लिए वहाँ पे शुरू कर देते हैं लोग। तो केंद्रीय बिंदु हो गया, माने कोई स्थान है जो ज़्यादा फेमस है तो वहाँ पे लोग क्या होने लगता है, उधर आने के लिए आकर्षित होने लगते हैं। दूसरा यहाँ पे कह रहा है रैखिक प्रतिरूप। देखिए रैखिक प्रतिरूप, इसमें घर और अन्य भवन एक रेखा या सड़क के साथ स्थित होते हैं। एग्जाम में भी 1 नंबर में पूछता है कि जो सड़क के किनारे जो मकान बने रहते हैं, ठीक है, या जो सरल रेखा होता है उसके किनारे जो घर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो रैखिक प्रतिरूप बोलते हैं उसको। 3 नंबर का है वृत्तकार प्रतिरूप। देखिए यहाँ पे वृत्तकार प्रतिरूप, इसमें घर और अन्य भवन एक वृत्त के आकार में स्थित होते हैं, जैसे कि गोलाकार गांव। जैसे नहीं होता, मानिए कोई पोखरा हो गया गोल और उसी के आरी पाची क्या होगा, उसके अरियर या घर बना देना, तो गोलाकार गांव हो जाता है वो। अब समझते इसमें इसी के समझते 4 अव्यवस्थित प्रतिरूप। अव्यवस्थित प्रतिरूप के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक और इसमें घर और अन्य भवन एक अव्यवस्थित तरीके से स्थित होते हैं, जैसे कि एक छोटे से गांव में जहाँ घरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार नहीं होता है। जैसे हम लोग देखेंगे देहात में, तो देहात में लोग कई लोग नहर पे घर बनाता, लोग कोई सराय बना लेता, लोग माने जहाँ लोग चाहते हैं वहाँ पे लोग घर अपना अपना बना लेता है लोग, जिससे कोई आकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कायिक घनत्व क्या है। तो यह उत्तर में दे रहा है कि कायिक घनत्व एक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की संख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह एक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के घनत्व को मापता है। माने कह रहा है ना कि कायिक घनत्व कह रहा है कि एक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की संख्या को, यानी मानिए कोई आदमी एक ही क्षेत्र में रहता है, उसमें कितना लोग वहाँ पे है, तो सभी लोगों को आदमी क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। आज जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ का क्षेत्रफल कितना है उससे भागा मार दिया जाएगा। आज जो आंसर आएगा वही आपका कहती है कायिक घनत्व है। तो यहाँ दिया है कायिक घनत्व अपना कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी कोई मानिए जो कोई क्षेत्र है जहाँ पे लोग बसता है रहता है, वहाँ का टोटल लोग को जोड़ लीजिए और वहाँ का क्षेत्रफल कितना है उससे भागा मार दीजिए, जो भागफल आपका आएगा वही होगा कायिक घनत्व होगा। क्वेश्चन हम लोग 12 समझते हैं।
12 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग क्या है। अब बता रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग क्या है। माने 2011 में जो लोग था लोग, उस वक्त में वो व्यवसाय कौन ज़्यादा करता था लोग, कैसे करता था लोग, क्या चीज़ में ज़्यादा लगा था लोग। तो उत्तर समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 54.6% लोग कृषक और कृषि मजदूरी गतिविधियों में लगे हुए थे। अब सोच लीजिए, काम धंधा में काती गतिविधि में कौन से काम लगे थे, वो कृषि वाला जो था ना, कृषि 54.6%, यानी 50% से भी ज़्यादा लोग उस समय किसान थे, लोग कृषि मजदूरी करते थे लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। 13 कह रहा है कि निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। यानी कह रहा है कि निवल बोया गया क्षेत्र क्या है तथा सकल बोया गया क्षेत्र क्या है। तो देखिए, निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र दोनों कृषि से संबंधित है। तो ये जो लिखे ना आपका, यह जो लिखे हैं यहाँ पे, ये हमेशा ब्लैक से लिखेगा एग्जाम में, हमेशा। ये जो पॉइंट आपको लिखे हैं यहाँ तक ले, इसको भी ब्लैक से लिखेगा। यहाँ पे इसको पॉइंट लिख दीजिएगा और इसको ब्लैक से लिख दीजिएगा, और यहाँ से जो लिखेगा ब्लू से लिखेगा, तभी आपका एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर आएगा। ये जो पॉइंट लिखे इसको ब्लैक से लिखिएगा, या इसको भी यहाँ तक ले ब्लैक से लिखिएगा, और यहाँ से इसको ब्लू से लिखना शुरू कर दीजिएगा। आंसर आपका ज़बरदस्त मिलेगा ऐसे लिखिएगा तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अब अंतर हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि निवल बोया गया क्षेत्र, तो निवल बोया गया क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जो वास्तव में सभी क्षेत्रों पर फसल उपयोग किया जाता है। मैंने कह रहा है कि निवल जो बोया गया क्षेत्र है ना, उसके संपूर्ण भाग पर, सभी क्षेत्र पर जितना मैंने वो जमीन है, उन सभी जमीन पर सिर्फ फसल उगाया जाता है। क्या किया जाता है? सिर्फ फसल उगाया जाता है। अब समझते हैं हम लोग सकल बोया गया क्षेत्र। तो सकल बोया गया क्षेत्र में कह रहा है कि यह वह क्षेत्र है जो कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसे भी क्षेत्र भी शामिल होते हैं जो फसलों के लिए बोए नहीं जाते हैं। इसमें भी फसल बोए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे जमीन होते हैं उसमें, उस पे फसल नहीं बोए जाते हैं। इसमें खेतों की मेड़े, नहर, तालाब और अन्य गैर फसल क्षेत्र शामिल होते हैं। यानी सकल बोया गया क्षेत्र में संपूर्ण क्षेत्रफल पर फसल नहीं बोया जाता है। फसल के अलावा जो बताएं आपको कि खेतों की मेड़ होता है, नहर होता है, तालाब होता है, और अन्य गैर फसल भी उसमें शामिल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब समझते हैं 14 नंबर। 14 कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखिए। अब भारत के 4 मध्यकालीन नगर देखिए, एकदम आसान है। यहाँ पे दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, लखनऊ हो गया और जौनपुर हो गया, एकदम आसान। तो आप लोग को तो याद आ रहा है कि नहीं जा रहा है? चैनल का नाम क्या है आपको यहाँ पे? EPCC सर। देखिए यहाँ पे यूट्यूब का लोगो दे दिए हैं, यहाँ पे फेसबुक का लोगो दे दिए आप लोग को। और फेसबुक प्रोफाइल हमारा इम्तियाज़ खान है, इसको फॉलो कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 कह रहा है कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। यानी कह रहा है भारत के 4 लौह अयस्क, यानी जहाँ लोहा कहाँ हो रहा है, उसके अयस्क है जहाँ उत्पादन किया जा रहा है, उसके 4 को राज्य के नाम बताना है जहाँ पे लोहा होता है ना, लोहा अयस्क, वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो 4 को नाम कौन कर? देखिए, उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटक है और छत्तीसगढ़ है। ये सब बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 16 कह रहा है कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। अब कह रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, यानी जहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा जो केंद्र जहाँ ऊर्जा बनता है, नाभिकीय ऊर्जा, अब उसके केंद्र का नाम बताना है, उस स्थान का, उस सेंटर का नाम बताना है आप लोग को। तो उस सेंटर का नाम पहले क्या आती है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? यह महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। देख रहे हैं? पॉइंट 2 का आती है कालपक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, यह तमिलनाडु में है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे महाराष्ट्र। आपका यहाँ पे 3 नंबर और 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्या कर रहा है? काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? आपका गुजरात में है। चौथा का है
नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एकदम आसान क्वेश्चन है सब। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों का नाम बताइए। अब मैंने परिवहन जो होता है ना, जो आने जाने का जो साधन होता है उसको हम परिवहन कहते हैं, तो उसके 3 प्रमुख प्रकार बताना है। तो प्रमुख कौन कौन है 3? देखिए एकदम आसान क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे 1 नंबर में क्या दिया है? जल परिवहन। तो जल परिवहन में क्या कहेगा? नदियाँ आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा, नहरों के माध्यम से, यानी नदियों के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से और नहरों के माध्यम से, ये जल परिवहन हो गया, यानी जल में आने जाने के साधन हो गया। तीसरा कह रहा है सड़क परिवहन। सड़क में कहेगा सड़कों और राजमार्गों के माध्यम से। 3 नंबर कह रहा है रेल परिवहन। रेल परिवहन रेलवे लाइनों के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझ रहे हैं 18। 18 कह रहे कि भारत की किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। बहुत आसान है। बिहार बोर्ड 2025 के लिए आप लोग के लिए लॉन्च किया, जो आपको 26 में एग्जाम देना है। अब कितना लड़ेगा कितना नहीं लड़ेगा वो तो बिहार बोर्ड समझता है। वो डाला है, हम लोग बना कर डाल दिए, आप लोग की याद कर लेना है। लेकिन ये जो खरीफ फसल आ रहा है, रबी फसल आई, ऑब्जेक्टिव में तो धारा धड़ आता है सब। तो भारत की किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखे। तो 4 नाम आ गया आपको। यहाँ धान हो गया, जिसको आप लोग चावल कहते हैं, मक्का हो गया, ज्वार हो गया और बाजरा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। अब जानते हैं भारत के पश्चिमी जो तट होता है ना, समुद्र में वो तट होता है, सब पतन होता है, जहाँ पे पनिया जहाज आकर सबका होता है वहाँ पे रुकता है, तो जिसको हम लोग बंदरगाह भी बोलते हैं। तो इन पतनों के नाम लिखना है। तो 4 के पतन हो गया, मुंबई पतन, कंडला पतन, मारगाओ पतन, और यहाँ पे चौथा हो गया कौन? न्यू मंगलौर पतन। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल का नाम क्या है? EPCC सर है, यूट्यूब आईडी हमारे, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक आईडी हमारा क्या है? यहाँ पे इम्तियाज खान है, ये प्रोफाइल है, यहाँ फेसबुक प्रोफाइल है। और इंस्टाग्राम भी हमारा EPCC सर ही है। आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर इसको आप सर्च कर सकते हैं, EPCC सर। चलिए क्वेश्चन हम 20 समझते हैं। 20 कह रहा है कि मुक्त आकाश नीति क्या है? यहाँ पे कह रहा है मुक्त आकाश नीति। तो मुक्त मतलब जानते हैं ना, फ्री, आकाश और नीति, आकाश में और उसका नियम, नीति मतलब नियम। तो यहाँ उत्तर में कह रहा है कि मुक्त आकाश नीति एक ऐसी नीति है जो विभिन्न देशों के बीच हवाई यात्रा और परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, आप यहाँ तक लिखिएगा तभी आपकी कहानी हो जाएगा। इस नीति के तहत देश अपने हवाई क्षेत्रों को अन्य देशों के विमानों के लिए खोलते हैं, जिससे हवाई यात्रा और परिवहन में वृद्धि होता है। और हर एक देश अपना देश में मुक्त आकाश नीति नहीं अपनाएगा तो अपना ही देश में सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने से कुछ थोड़ी होने वाला है। तो सभी देशों में सब देश के नियम कानून बनाया गया है कि जब मेरा जो हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, जो भी मेरे वायुयान है मेरा, जब आपसे देश से जाएगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन उसका भी नियम कानून है। अब मानिए कोई आतंकवादी ढुक जाए तो काम थोड़ी चलेगा, सब जांच परख होता है उसमें। तो आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं इस पे कितना हमारा जो सब्सक्राइबर है कितना बढ़ रहे हैं लोग, कितना फ्लो बढ़ रहे हैं। जिस भाई को अब इसका 5 नंबर ये जो क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, अब इसका भी आप लोग को मिल जाएगा, जल्द ही मिलने वाला है।